नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार पाठ का मतलब हुआ वर्णों के बारे में विचार। वर्ण कहते हैं अक्षरों के लिए। वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षर यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। बोलते समय मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। जब ये ध्वनियाँ लिखी जाती हैं तो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी कि जब आप देखते होंगे, जब हम आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करते समय क्या होता है कि कुछ ना कुछ आवाज़ें निकलती हैं। और जब जो है तरह तरह की जब आवाज़ें निकलती हैं और जब हम इन आवाज़ों को लिखने बैठें तो क्या है, ये वर्ण या अक्षर कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए यदि मैं बोलूँ राम, तो राम में क्या है, रा मा, तो क्या हो गया राम। तो उसमें क्या है, रा है, फिर आ है, और माँ है, फिर आ है, यानी कि आधा रा, फिर अ, फिर माँ, फिर आ। ये क्या है, ध्वनियाँ हैं ये। और ध्वनियाँ जब लिखी जाएंगी, ध्वनियाँ निकलती हैं और ध्वनियाँ जब लिखी जाएंगी तो वो वर्ण कहलाती हैं। तो फिर क्या है, ये वर्ण हो जाते हैं। भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। यानी कि जब हम भाषा में कोई प्रयोग करते हैं तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। और क्या है, इस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि इस ध्वनि के और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। यानी कि ये सबसे ज़्यादा छोटी इकाई है। टुकड़े का मतलब यहाँ पर यह है कि इसको हम और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। जैसे आ है, आ को और छोटा करेंगे तो क्या है कि आ छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आ जो है वो अपने आप में सबसे छोटा है। उसी तरह से क है, क जो है वो भी अपने आप में छोटा है। उसके बाद दा है। यानी कि जितने भी हमारे पास शब्द हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उनको और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर केवल 3 दिए हुए हैं, बाकी हम स्वर व्यंजन जो होते हैं उन किसी को भी छोटा नहीं कर सकते। यानी कि और ज़्यादा उसके टुकड़े नहीं कर सकते। यानी कि वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, हम ये कह सकते हैं। स्वर तो अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से जो है उच्चारण किए जाते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आपने ये सीख लिया कि जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सकें वो उसे वर्ण कहते हैं। अब हमने इतना आपको पैराग्राफ पढ़ाया, इसका मतलब आपको ये लगा कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस ध्वनि के और ज़्यादा टुकड़े ना हो सकें, यानी कि जिस ध्वनि को और ज़्यादा छोटा न किया जा सके, वह जो है वर्ण कहलाती है। अब आपने ये जान लिया। अब है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द वर्णों का ऐसा मेल होता है जिसका एक अर्थ होता है। यानी कि अब आप वर्ण आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएंगे। और शब्द जो है वो ऐसा, मतलब शब्द जो है वो ऐसा होता है, मतलब वर्णों का ऐसा मेल होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। और बिना अर्थ वाले को हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द उसको ही कहते हैं जो सार्थक हो, यानी कि जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकले। बिना अर्थ वाले को हम शब्द नहीं कहते हैं, हमेशा याद रखना। और शब्द जो है वो बच्चों वर्णों से मिल करके बनता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है न, प, घ, ट, इन 4 वर्णों को यदि हम इस क्रम से जोड़ा जाता है तो चित्र उभर कर सामने आता है। जैसे क्या है, न, प, घ, ट, तो यहाँ पर क्या है, इनको क्रम से जोड़ेंगे हम। जैसे ये चित्र बन करके हमने सामने आ गया तो पनघट है, तो पनघट में क्या है, पा में क्या है, आ है, क्योंकि आधा पा है, क्योंकि व्यंजन हमेशा स्वरों के माध्यम से ही सिद्ध होते हैं, यानी कि स्वरों के माध्यम से ही कार्य करते हैं। तो पा में क्या है, आ भी है, आधा पा, फिर आ, फिर न, फिर आ, फिर घ, फिर आ, फिर ट, फिर आ, यानी कि पनघट। अब क्या है कि जैसे यहाँ पर क्या है, न, प, घ, ट, तो हमने क्या है, नप घट करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम इसको क्रमशः मिला देंगे, पा लगा देंगे, फिर ना, फिर घ, फिर टा, तो फिर इसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। फिर ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें ये चित्र आपके सामने आ जाएगा कि पनघट इसे कहते हैं। पनघट यानी कि जिससे लोग पुराने समय में पानी भरते थे, जिससे कुआं भी कहते थे, तो उसको पनघट कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यदि इन्हें अन्य किसी भांति जोड़ें तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा।
यानी कि अब क्या है कि इन्हें हम किसी अन्य भांति जोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, अतः वह शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे टघ नप है, तो नप टघ है, तो क्या है कि इसका कोई ना कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि अर्थहीन है, तो अर्थहीन जो है वो शब्द नहीं कहलाएंगे। अब जैसे क्या है पट नख है, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। घन पट है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। यानी कि अब जो हमारे पास 4 वर्ण थे, जो शुरू में हमने 4 वर्ण लिए थे पनघट वाले, तो पनघट वाले वर्ण कैसे थे? पनघट वाले वर्ण थे न प घ ट। तो न प घ ट को अगर मिलाएंगे तो वो कोई ना कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन पनघट मिला देंगे तो उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा मेल जो सार्थक हो वह शब्द कहलाता है। यानी कि सार्थक अर्थ वाले शब्द को ही शब्द कहते हैं। यानी कि सार्थक जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले उसको ही हम शब्द कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और बिना अर्थ वाला यदि कोई भी शब्द है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, वो जो है कुछ भी नहीं कहलाएगा। केवल शब्द उसको ही कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले और वो भी सार्थक हो। ये नहीं है कि कोई और अर्थ निकल रहा हो उसका तो वो शब्द हो जाएगा। यानी कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए जो हमारे समाज में प्रचलित है, और चाहे वो प्राचीन काल में प्रचलित रहा हो, चाहे अब प्रचलित है। यानी कि वो जो है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। अब है वर्णों के प्रकार। वर्णों के भेद कौन कौन से हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी कि वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। अब स्वर किससे कहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। कुछ ध्वनियों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं, उन्हें बोलते समय हवा बिना किसी बाधा के मुंह से निकलती है, ऐसी ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। यानी कि जब क्या है कि स्वर कैसे कहते हैं, यदि आपसे कोई पूछ ले तो ये कह सकते हैं हम कि स्वरों का उच्चारण जो है बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हम करते हैं। यानी कि उनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और जो है हम स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण होता है। और दूसरा क्या है, जब बोलते हैं हम मुख से बोलते हैं तो हवा किसी बिना बाधा के मुंह से निकलती है। यानी जैसे हम आ कहेंगे तो आ में कोई बाधा नहीं है, ओ कहेंगे उसमें कोई बाधा नहीं है, यानी कि उसमें कोई भी आपको जो परेशानी नहीं होती है। ऐसे जो है वो स्वर कहलाते हैं। अब स्वर अगर एक लाइन में बताना हो स्वर किसे कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं, ये निम्न है। अब हिंदी में क्या है, वो 11 स्वर होते हैं यहाँ। तो हिंदी में स्वर 11 है, तो कौन कौन से हैं? जैसे आ है, फिर आ, फिर ई, फिर ई, फिर ऊ, फिर ऊ, फिर री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ और औ। ये क्या है? 11 स्वर है। और क्या है, अब वर्णमाला में अंग और अह को भी स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु आ का जो है वो चिन्ह लग जाता है, जैसे ये चिन्ह दिख रहा है आपको। और यानी कि अनुस्वार कहते हैं इसको, और अर्थात अनुस्वार, यानी कि चिन्ह को जो है अनुस्वार कहते हैं। और अंगा की जो है वो विसर्ग लग जाती हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। अंगा की जो है वो मात्रा लग जाती है, यानी कि जो अंग है उसकी मात्रा कौन सी है? अनुस्वार। और अंगाह है उसकी मात्रा कौन सी है? विसर्ग। यानी कि इनका हम विसर्गों में प्रयोग करते हैं। जैसे रामाहा, तो क्या है? रामाहा में क्या है? विसर्ग लगे हुए हैं, तो उसका उच्चारण कैसे होगा? रामाहा। रामाहा, उसका उच्चारण होगा रामाहा। बालकाः, इस तरह से उसका उच्चारण करते हैं। और उसका कैसे करेंगे हम उच्चारण? जैसे मान लो कि अंग का उच्चारण के अनुस्वार का उच्चारण कैसे करेंगे? जैसे संस्कृत, तो संस्कृत, यानी कि जो सा के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है अनुस्वार है, तो कैसे उच्चारण होगा? संस्कृत। फिर है संस्कार, तो सा के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है उससे क्या है? संस्कार। ये हमेशा याद रखना आप कि इसका उच्चारण इस प्रकार से होता है। अर्थात विसर्ग का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। इनका उच्चारण करके पता चलता है कि ये स्वर नहीं है, क्योंकि ये स्वर के बाद ही बोले जाते हैं। आ के योग से ही वहन करते हैं, अर्थात आ के बिना इसका उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए इसे अयोग भाग कहते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें पढ़ाया जाता है कि जो अंगाह है और जो
जो मतलब जो अंगः है, ये क्या है, ये जो है अंग और आहा, ये जो है दोनों स्वर हैं, पर ये स्वर नहीं है, ये स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं और स्वरों जैसे ही दिखते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह जो है वो दो ही होते हैं बच्चों, एक तो अंग और एक आहा, ये आपको याद रखना है। अब अब जो है आगे देख लेते हैं। हिंदी में कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा से आकर शामिल हो गए, उनमें अ स्वर आता है। जैसे हिंदी में क्या है, वो जैसे कुछ अंग्रेजी से भी आके शामिल हो गए हैं जैसे कुछ वर्ण, तो जैसे अ है, अ, तो इसको जैसे उच्चारण कैसे करेंगे, जैसे वॉल है, वॉल है, फिर डॉक्टर है, जैसे इसमें डॉक्टर नहीं है, ये क्या है, डॉक्टर। इस कॉलेज है तो इसको कहेंगे कॉलेज। फिर आदि शब्द जैसे अ है, इसमें आगत, इसको क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये किसी अन्य भाषा से आया हुआ है, इसलिए इसे हम आगत स्वर कहते हैं। जैसे वॉल, डॉक्टर, कॉलेज आदि शब्दों में अ है, इसे आगत स्वर कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम स्वर तथा उनकी मात्राएं। अब स्वर तथा उनकी मात्राओं को हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे हर स्वर की एक मात्रा होती है, जैसे स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्वर की जो है अपनी एक मात्रा होती है, लेकिन फिर भी उनको हम जो है मूल प्रयोग कर सकते हैं। स्वर की एक मात्रा कौन सी होती है बच्चों, स्वर की मात्रा जो होती है, जैसे मान लो स्वर की मात्रा है, इसके बारे में मैं आपको तुरंत अभी बताऊंगा, जैसे इसमें आएगा तब बताऊंगा आपको। और स्वर की मात्रा भी होती है और उनको मूल भी प्रयोग करते हैं। अब मूल प्रयोग कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे अब है, अब में क्या है, आ है मूल और वाह है, और वाह पर जो है वो आधा वाह है, फिर आ है। उसी तरह से अनार में आ मूल है, आम में भी आ बड़ा वाला आ मूल है, आज में भी आ बड़ा वाला जो है मूल है। आदि जो है जो शब्द है उनमें क्या है, जो स्वर है ये मूल है। व्यंजनों के साथ आने वाले स्वर मात्रा रूप में आते हैं, जैसे कान, कान में क्या है, आ है। अब का कहोगे सर इसकी मात्रा कहाँ पर है, तो मात्रा जैसे का है, तो का में क्या है, यहाँ पर इसकी मात्रा है, यानी कि आ नहीं है, आ की मात्रा है। चील में क्या है, ई है, लेकिन ई पूरा नहीं है, ई की मात्रा है। यदि इसको हम अलग अलग करेंगे तो वहाँ पर हम अलग अलग करके लिख देंगे, चा और ई, फिर ला, फिर आ। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आ ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन में मिला रहता है, उसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। का बोलकर देखो, का जमा अ, यानी कि का जो है वो पूरा नहीं है, क्योंकि उसमें स्वर की मात्रा जरूर लगी हुई है, वहाँ पर आ की मात्रा है। हम इसका प्रयोग यह रूप बोलते हैं, इसी तरह सब व्यंजन आ के साथ बोले जाते हैं। यानी कि व्यंजन जो है बच्चों वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। ये पहले ही आपको मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, बिना स्वरों के इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है व्यंजनों का, हमेशा आप याद रखना। यानी कि स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और स्वरों की मात्राएं भी होती हैं, और व्यंजनों की कोई मात्रा भी नहीं होती, और व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, यानी कि इनके उच्चारण में हमें जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम आगे चलते हैं, स्वर व उनकी मात्राएं तथा मात्रा वाले शब्द। अब जैसे कुछ स्वर हैं और उनकी मात्रा हैं और कुछ मात्रा वाले शब्द बनते हैं, जैसे तो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे स्वर है आ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे इसका बनेगा कल, कल है तो कल में क्या है, आधा आ है। उसके बाद में आ है, आ की मात्रा होती है, एक डंडा आपको दिख रहा होगा, जैसे कार बनेगा। फिर है ई में क्या है, छोटी ई की मात्रा होती है, और इसका बनेगा किस। फिर है ई यानी कि कील, और कील में क्या है, बड़ी की मात्रा है। फिर है ऊ का बनेगा कुछ में क्या है कि छोटे ऊ की मात्रा है। और भी शब्द जो है ऊ से बनते हैं, पर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। अब जैसे कूद है तो कूद की मात्रा ऊ में क्या है, ऊ है, ऊ की मात्रा क्या है, ऊ। फिर क्या है, आपको मात्रा दिख रही होगी, फिर क्या है बनेगा इसका कूद। फिर है री का क्या है कि री की मात्रा क्या होती है, ये आपको दिख रही होगी, छोटी सी वैसा दिख रहा होगा आपको कोमा टाइप का, तो क्या है इसका क्या बनेगा, कृष्ण में क्या है, क्री है, का पर री की मात्रा टंगी हुई है। फिर है ए में क्या है, ए की मात्रा है, फिर बनेगा केला। फिर है आई है, ये आई की दो मात्राएं होती हैं, फिर बनेगा कैद। फिर है ओ की क्या है, एक मात्रा होती है, इसका बनेगा कोयल। फिर है औ की दो मात्राएं होती हैं, इसका बनेगा कौन। और भी शब्द जो है इन मात्राओं से बनते हैं। जरूरी नहीं कि
यही शब्द है, और भी शब्द बहुत तरह बनते हैं इन मात्राओं से, पर यहाँ पर हमने इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो यह और शब्द भी बनते हैं, तो वो आपको मैं होमवर्क में दूँगा, या आप भी अपने आपको लग रहा है तो आप भी अपने उससे कर सकते हो। अपने आप से भी कुछ ऐसे शब्द बना सकते हो जिन मात्राओं से मिलकर के बनते हैं। आपको बनाने चाहिए ताकि आपको समझ आए और सीखने को मिले। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे जैसे मान लो आपने मात्रा बदल दी, तो मात्रा यानी कि उन मात्राओं को आपने बदल दिया। जैसे जल है, जैसे मान लो कि अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, छोटा वाला आ है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती लेकिन उसका प्रयोग होता है। जैसे कल है, कल में क्या है, छोटे, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसकी, यानी कि छोटे आ का कोई चिन्ह नहीं है, मात्रा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उसका प्रयोग हमेशा उस व्यंजनों में होता है। जैसे मान लो कि मात्रा बदलने से क्या होता है, अर्थ ही बदल जाता है। जैसे मान लो जल है, जल में क्या है, आ जमा आ, यानी कि दो हो गए, यानी कि एक तो जा में आ है और दूसरा ला में आ है। उसके बाद इसका क्या बनाएंगे, जैसे इसका दो हो गए, जल यदि हम उसको छोटा छोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। यदि हम बड़ा आ कर देंगे जा, तो और आ प्लस आ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जा मिल जाएगा। जा में बड़ा वाला आ मिलाएंगे तो जा बन जाएगा, ला में आ मिलाएंगे तो ला बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जाल। फिर है डबल आ मिला देंगे, दोनों में डबल आ की मात्रा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जाला। यानी कितना, देखो आपने एक मात्रा मिलाने से हमने मात्रा मिलाई तो अर्थ बना, फिर मात्रा को हमने बदला, फिर उसका दूसरा अर्थ निकला, फिर हमने दूसरी मात्रा मतलब हमने फिर जो है और प्रयोग करके देखा तो उसका अर्थ बदला। लेकिन देखो जल से जाल बना डबल मात्रा का प्रयोग करने पर, जैसे बड़ा वाला आ की मात्रा प्रयोग करने पर जाल बन गया। फिर जो है डबल आ की मात्रा दो बार हमने प्रयोग की तो जाला बन गया। तो इसी तरह से अन्य उदाहरण क्या है, जैसे हार है, तो हार बना, हार में क्या है, आ है, बड़ा वाला आ है तो हार बना। उसी तरह से छोटा वाला आ मिला देंगे तो हरा बन जाएगा। छोटा वाला आ और आ, बड़ा वाला आ, दोनों मिला देंगे तो हरा बन जाएगा। फिर दिन में जो है, दिन में क्या है, छोटी की मात्रा है और ना में आ है तो क्या हो जाएगा, दिन बन जाएगा। फिर जो है बड़ी की मात्रा मिलाएंगे दिन में तो क्या बन जाएगा, दीन। तो इसका अर्थ तो अलग होता है। दीन यानी कि जो दीन दुखी होता है उसको दीनहीन कहते हैं। फिर है बुरा, बुरा यानी कि जो जैसे जिसे बुरा लगता है उसे बुरा कहते हैं। छोटों की मात्रा है और आ है, बड़ा वाला आ है, तो उस दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बुरा। फिर छोटों की मात्रा की जगह हम बड़ों की मात्रा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बुरा। बुरा का अर्थ चेंज हो गया। फिर है बेल, बेल यानी कि छोटे ए की मात्रा मिलाई और आ, छोटे की मात्रा और आ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बेल। तो बेल का अर्थ क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उसको बेल कहते हैं। फिर लेकिन हमने बड़े की आई की मात्रा मिला दी तो क्या हो जाएगा, आई की मात्रा और आ, तो क्या बन जाएगा, बैल। फिर है और में और यानी कि छोटे ओ की मात्रा है और रा में आ है। उसी तरह से अगर हम ओ की जगह औ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, और हो जाएगा इसका अर्थ। तो आपको बच्चों याद रखना है कि यानी कि मात्राओं को चेंज करने से शब्दों के अर्थ चेंज हो जाते हैं। यानी कि मात्राओं का प्रयोग बदलने से शब्दों के अर्थ जो है वो बदल जाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है। जैसे हमने जल में जल मिलाया, जल में छोटे आ की दो मात्राएं मिलाई तो क्या हुआ, जल बन गया। फिर है जल में जो है हमने आ की जगह जो है बड़ा आ की मात्रा मिला दी और आ को आ ही रखा तो क्या होगा, जाला बन गया। जाला का अर्थ जाला ही होता है, जो जाला लग जाता है। फिर जाल बन गया, जाल। फिर हमने बड़े की दो मात्रा मिला दी तो क्या बन गया, जाला बन गया, जो मकड़ी जाला बनती है। आपको चित्र दिख रहा होगा। तो बच्चों इस तरह से हम ये यानी कि मात्राओं को बदलने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। फिर हम आते हैं व्यंजनों पर। व्यंजन यानी कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से ही बोल पाते हैं। स्वरों के बिना हम उन्हें लिख सकते हैं परंतु बोल नहीं सकते। ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि क्या है कि बच्चों, जो व्यंजन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता से उच्चारण नहीं किए जाते। यानी कि अगर हम उनको जो है जैसे मान लो कि उनको हम लिख तो सकते हैं परंतु बोल नहीं सकते। जैसे मान लो ऐसे वर्ण जो है वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मान लो का है, का में क्या है, आकी आ है। फिर खा है, खा में क्या है, आ है। फिर गा है, गा में भी क्या है, आ है। यानी कि का खा गा घा जो है वो स्वरों की सहायता से ही मिलकर के बने हैं। और भी जितने व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही मिलकर के बनते हैं। स्वरों की सहायता यानी हम ये कह सकते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण है वो
व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को उच्चारण में सरलता की दृष्टि से निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। अब सरलता की दृष्टि से जो है कुछ उसके वर्ग बनाए गए हैं। वो वर्ग क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो क वर्ग है। क वर्ग में क्या है कि क ख ग घ ग। च वर्ग में क्या है च छ ज झ य। ट वर्ग में क्या है ट ठ ड ढ़ ण। फिर है त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ क्या होते हैं? अंतस्थ कहते हैं य व र ल, य र ल व। और उसमें क्या है श श स ह। फिर है संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ स्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी कि इनमें दो वर्ण मिले होते हैं आपस में। इनके बारे में हम और डिटेल जानेंगे। फिर क्या है? वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, यानी कि वर्णों का जो समूह होता है, यदि वर्णों के समूह को हम मिलाएंगे तो वो वर्णमाला कहलाएगा। ऊपर लिखे सभी व्यंजनों में आ मिला है। इनमें आ को निकाला जा सकता है। हम केवल लिखने में कर सकते हैं, बोलने में नहीं। यानी कि जब हम जैसे मान लो हम यदि व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हम लिखने में उनको अलग कर सकते हैं, लेकिन बोलने में उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे हमने का बोला तो का, लेकिन हम उसको लिखेंगे तभी वो आपको नज़र आएगा कि का में जो है वो आ मिला हुआ है, या चा में आ मिला हुआ है, या अन्य व्यंजनों में आ मिला हुआ है, या ई मिली हुई है, या ओ मिला हुआ है। वो हम केवल लिखने पर ही अलग करते हैं, बोलने में अलग नहीं कर सकते। आपको हमेशा याद रखना है ये। फिर है लिखित व्यंजनों में से आ निकालने पर उनके नीचे हलंत लगता है। जैसे मान लो हम लिखित में जब व्यंजनों को अलग अलग करेंगे, जैसे हमने का किया तो का में क्या है, का में आ है तो का जो है वो हलंत हो जाएगा, यानी कि ये चिन्ह आपको दिख रहा है ये उसके नीचे लग जाएगा। और आ रहित रूप बताता है, जैसे ट ठ ड ढ। ट ठ ड ढ ये क्या है? ये इनका हलंत है, तो ये बिना स्वरों के हैं, इसलिए इनको इस तरह से लिखा जाता है। फिर है कुछ व्यंजनों में हलंत का प्रयोग ना करके उन्हें अलग तरह से लिखा जाता है, जैसे क फ म च। यानी कि जो है जैसे उनको क्या है, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें हलंत प्रयोग नहीं होता, उनको इस तरह से लिखा जाता है। आप उसको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जैसे क है फ म छ, इस तरह से उनको लिखा जाता है। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जैसे संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श है, फिर त्रा है, फिर ज्या है और स्रा है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर क्या है?क्षा है,क्षा। तोक्षा में क्या है? क और श मिल करकेक्षा बनते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा वाला ये क्या है? कक्षा, कक्षा, ये बनेगाक्षा। फिर है ज्या। ज्या में क्या है? जा और यहाँ बनेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्या। फिर है त्रा। त्रा कैसे बनेगा? ता और रा बनेंगे। स्रा यानी कि स्रा और रा। उसके बाद है सरोरेखा। सरोरेखा व्यंजन के ऊपर लेटी हुई लगने वाली रेखा सरोरेखा कहलाती है। सरोरेखा क्या होती है? यानी कि जो व्यंजन के ऊपर लेटी हुई लगने वाली, यानी कि उनके ऊपर लगती है, वो सरोरेखा कहलाती है। पाई, पाई किसे कहते हैं? व्यंजन में लगने वाली सीधी रेखा पाई कहलाती है। चिन्ह आप देख रहे होंगे। ध्यान दें, जा और फा ध्वनियाँ विदेशी प्रभाव से आई हैं। इनमें जा और फा के नीचे बिंदी लगती है, जिन्हें नुक्ता कहते हैं। जैसे राज है, रहस्य। राज का मतलब रहस्य होता है, तेज का मतलब तीव्र होता है। यानी कि जो ध्वनियाँ होती हैं, यानी कि जो विदेशी प्रभाव से आई हुई हैं, यानी कि हमारे देश में देश के प्रभाव से नहीं है, वो अन्य प्रभाव से आई हुई हैं। तो उनमें क्या है, जा के नीचे नुक्ता लग जाता है, यानी कि बिंदी। नीचे नुक्ता लगेगा तो वो नीचे बिंदी लगेगी तो वो नुक्ता कहलाएगा, और ऊपर बिंदी लगेगी तो वो अनुस्वार कहलाएगा। आपको ये भी याद रखना। जैसे राज है, रहस्य। राज का मतलब क्या होता है? रहस्य। तेज का मतलब क्या होता है? तीव्र। तो जा पर जो है वो नुक्ता लगा हुआ है। फिर है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर लिखे या बोले जाते हैं तो वो व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर अक्षर यानी कि आपस में जो है वो व्यंजन, यानी कि वो उसमें व्यंजन ही होते हैं, उसमें जो है स्वर नहीं होता, तो वो संयुक्त व्यंजन भी कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन वैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें और भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आ रहित और दूसरा आ रहित होता है। पहला व्यंजन जो है वो आ रहित होता है और दूसरा आ सहित होता है। यानी पहला व्यंजन जो होगा वो आ रहित होगा और दूसरा जो है वो आ के सहित होगा। ये आपको देखना है। जैसे ग्वाला है तो ग्वाला में क्या है? ग्वा। ग्वा जो है वो व्यंजनों से, गा जो है वो व्यंजन से रहित है, और वा में जो है वो आ की मात्रा है। फिर है चक्की। चक्की में कक लिखा हुआ है, कक। तो कक जो है वो संयुक्त अक्षर है, संयुक्ताक्षर है। फिर कुम्हार। कुम्हार में क्या? मह जो है वो
माँ में जो है आ की मात्रा नहीं है, यानी कि बिना स्वर के है। फिर हा में जो है आ की मात्रा, यानी कि जो संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, यानी कि उसमें एक तो स्वर की मात्रा नहीं होगी पहले वाले में, दूसरे वाले में स्वर की मात्रा होगी, यानी कि स्वर रहित, और दूसरा स्वर सहित होगा। अब आपको याद रखना है। अब क्या है, संयुक्त अक्षर लिखने की विधि क्या है, संयुक्त अक्षर लिखने की विधि कैसे कहते हैं, जैसे पाई हटाकर, जैसे विश्व, अच्छा, प्यार, ध्यान, स्वतंत्र आदि। इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो है हमने पाई हटा दी, यानी कि जैसे ये जो है पाई का जो चिन्ह होता है वो हमने हटा दिया। जैसे विश्व है, विश्व में क्या है, पाई नहीं है। फिर अच्छा है, फिर अच्छा, फिर प्यार है, फिर ध्यान है, फिर स्वतंत्र आदि जो है वो इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं कि ये बिना पाई के हैं और ये संयुक्त अक्षर हैं। जैसे विश्व, आप शाह देख रहे हो, शाह में क्या है, आधा, शाह में क्या है, शाह जो है वो बिना व्यंजन वाला है। चा में जो है वो भी बिना व्यंजन वाला है। पा में जो है वो भी बिना व्यंजन वाला नहीं है, मतलब ये बिना स्वरों वाले हैं। जैसे इसमें शाह है वो भी बिना स्वर वाला है, चा है वो भी बिना स्वर वाला है, पा है वो भी बिना स्वर वाला है, धा है वो भी बिना स्वर वाला है, जैसे आधा शाह है वो भी बिना स्वर वाला है। हलंत किससे कहते हैं, जैसे बिना पाई वाले व्यंजनों को हलंत लगाकर उनका रहित रूप दिखाया जाता है, जैसे लट्टू, चिट्ठी आदि। जैसे हलंत जो होते हैं बच्चों, हलंत क्या है कि जैसे पाई रहित का मतलब है कि बिना हलंत के वो दिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो विश्व है, विश्व में क्या है, सा है, तो उसमें हमने पाई हटा दी तो क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको लिखेंगे तो कैसा बनेगा, सा, आधा सा लिख जाएगा, लेकिन आधा सा है उसमें कोई स्वर नहीं होगा, यानी कि ये बिना स्वरों का होगा। जैसे कि लट्टू है, लट्टू जैसे हलंत लगाकर हम कैसे करेंगे, हलंत लगाकर हम कैसे बनाएंगे, बिना पाई वाले व्यंजनों को हलंत लगाकर उनका अरहित रूप दिखाया जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पाई हटाकर जो है, कई बार क्या है कि पाई हम लगा लेते हैं, लगा के रखते हैं, और पाई लगाने के बाद जो है उनका रूप बन जाता है, लेकिन हलंत लगाकर क्या होता है, बिना पाई वाले व्यंजनों को, जैसे उनकी कोई पाई नहीं होती, यानी कि कोई उनका कोई चिन्ह नहीं होता। जैसे आपने देखा कि विश्व है, विश्व में क्या है, शा में आ की मात्रा नहीं है, चा है उसमें आ की मात्रा नहीं है, पा है उसमें आ की मात्रा नहीं है, धा है उसमें आ की मात्रा नहीं है, स्वतंत्र है उसमें स्वा में आ की मात्रा नहीं है, यानी कि बिना ये मात्राओं वाले हैं, यानी कि बिना स्वरों की मात्रा वाले हैं। लेकिन हमने इसमें आपको दिख नहीं रहा है कि हमने कहीं भी पाई लगाई है, यानी अब क्या है, पाई नहीं लगाई है, जो पाई हटा दी है हमने, लेकिन हम पाई लगाएंगे तो कैसा बनेगा वो हमें देखना है। जैसे लट्टू है, लट्टू में जो क्या है, जो टा है वो क्या है, टा में क्या है, हलंत है, हलंत, यानी कि अगर हम यहाँ पर लट्टू लिख देंगे तो यहाँ पर हलंत हट जाएगा तो डबल टा हो जाएगा, फिर उस पर ऊपर ऊ की मात्रा आ जाएगी तो लट्टू बन जाएगा। फिर है चिट्ठी, चिट्ठी को हम अगर बिना पाई के जो है बिना पाई के यदि हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, चिट्ठी। जैसे चिट्ठी में हलंत आ जाएगा। उसी तरह से घुंडी है, का, फा जैसे वर्णों में अंत का लटका हुआ गोल हिस्सा कट जाता है, जैसे भक्त, भ, क, त, यानी कि भक्त है। ये घुंडी हटाकर, यानी कि घुंडी हटाकर, जैसे का, फा, तो उनको आधा हम लिखेंगे तो घुंडी हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जैसे भक्त है, भक्त में क्या है, आधा का है, तो यहाँ पर हमने घुंडी हटा रखी है। जैसे बिना स्वरों के है ये। उसी तरह से मुक्त है, मुक्त में क्या है, माँ, और फा में क्या है, बिना आ है, तो उनकी घुंडी हमने हटा दी है। उसी तरह से आदि, यानी कि इतने वर्ण जो है वो घुंडी हटा करके बनते हैं। जैसे काफ आदि जो वर्ण होते हैं उनका वर्णों में अंत का लटका हुआ गोल हिस्सा कट जाता है, क्योंकि जैसे फा में जो है अंत का गोल हिस्सा लटका हुआ कट गया तो उसे कहते हैं घुंडी हटना, ये आपको याद रखना है। जैसे भक्त में क्या है, का की घुंडी हट गई तो क्या है, केवल का रह गया, आधा का। फिर मुक्त में फा की घुंडी हट गई तो क्या है, वो आधा फा रह गया। फिर मक्खी में क्या है, का की घुंडी हट गई तो आधा का रह गया। आपको ये ऐसी तरह याद रखना है। अब संयुक्त अक्षर वाले कुछ शब्द भी हैं, जैसे वा या व्यय। व्यय है, व्यय बन गया, व्यय शब्द बना। फिर व्याकरण भी वा और या से मिल करके बना है, व्याकरण में व्यय है। फिर है व्यस्त, व्यस्त में भी जो है वो संयुक्त अक्षर हैं दो। कौन कौन से संयुक्त अक्षर, यानी कि एक तो वा है, फिर या है। वा में हलंत, वा में स्वर नहीं है, लेकिन या में स्वर है। यानी कि संयुक्त अक्षर की पहचान क्या होती है, पहले में स्वर होगा और दूसरे में स्वर नहीं होगा, यानी स्वर से सहित और दूसरा स्वर से रहित, आपको याद रखना है। अब है ध्येय, ध्येय में क्या है, ध्येय है, ध्येय, ध्येय में ध्येय का क्या बनेगा, ध्येय। ध्येय में भी आपको याद रखना है कि जो धा है उसमें
स्वर रहित है और या जो है वो स्वर से सहित है। ध्यान में भी उसी तरह से आपको याद रखना है, साध्य में भी याद रखना है, मध्य में भी वही है। धा में धा जो है वो स्वर से रहित है और या जो है वो स्वर सहित है। स्वभाव में जो है स्वा है वो सा में स्वा जो है वो स्वर से रहित है और वा स्वर सहित है। तो इसके क्या बनेंगे? स्वभाव, स्वयं, स्वच्छ, स्वराज। उस तरह से सा और ता मिल के सत बनेंगे। इसका क्या अर्थ होता है? जैसे सा जो है वो स्वर से रहित है, ता जो है वो स्वर सहित है। इसका क्या बनेगा? अस्त, मस्त, समस्त, पुस्तक। फिर है ला, ला मिलाएंगे तो ला को स्वर रहित कर देंगे और ला को स्वर सहित कर देंगे तो क्या बनेगा? लल। तो क्या हो जाएगा? हल्ला, उल्लास, उल्लेख आदि जो शब्द है उसमें पहला ला है और वो स्वर से रहित है और दूसरा रा है यानी कि उसमें स्वर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं पहला वाले जो संयुक्त अक्षर होते हैं उसमें पहले वाले में स्वर नहीं होता है और दूसरे वाले में स्वर होता है। फिर है स्वा। स्वा यानी कि इसका अर्थ होता है कल। संस्कृत में तो इसका अर्थ कल होता है। विश्व, इससे बनेगा विश्व, यानी कि जो स्वा है उसमें पहला स्वर से रहित है और दूसरा स्वर सहित है। विश्व, अश्व, श्वास, सहित। फिर है म अ मह यानी कि तुम्हें, कुम्हार, तुम्हारा। संख्या, ख्याति, प्रख्यात। ध व ध्व यानी कि ध्वज, ध्वनि, साध्वी, ध्वस्त। गद्दा, इससे बनेगा, इसमें दा पहले वाले में स्वर नहीं है, दूसरे वाले में स्वर है तो इसका बनेगा गद्दा, वद्दा, खद्दर। उसी तरह से ड है तो क्या है? जो है ड और आधा, जैसे ड है तो उसमें क्या है? हम आधा हलंत कर देंगे और ड कर देंगे तो क्या बनेगा? हड्डी। डी प्रयोग होगा तो हड्डी में पहले में डा में क्या है? स्वर नहीं है, दूसरे में स्वर है तो क्या बनेगा? हड्डी, गुड्डी, लड्डू, चिट्ठी आदि। फिर दा है, दा में जो है या मिला देंगे तो दिया बन जाएगा। पहले वाले में स्वर है, स्वर नहीं है, दूसरे वाले में स्वर है तो क्या बनेगा? विद्या, विद्यालय, उद्यान, विद्यार्थी। फिर है दा धा यानी कि पहले वाले में दा है, दा में जो है वो स्वर नहीं है, दूसरे धा में स्वर है, इसका क्या बनेगा? शुद्ध, सिद्ध, बुद्धि, प्रसिद्ध आदि। उसी तरह से अनुनासिक तथा अनुस्वार क्या होते हैं इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। अनुस्वार का उच्चारण मुक्त और नासिका दोनों से होता है। ऐसे ये चिन्ह दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और अनुस्वार का चिन्ह ये होता है, यानी कि अनुस्वार का चिन्ह ये बिंदी लगी हुई है और उसके बाद अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो ये है, आपको बिंदी दिख रही होगी। अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है, यानी कि अनुस्वार का उच्चारण हम केवल नासिका से करते हैं। अनुस्वार वर्णमाला के 5 वर्गों का अंतिम वर्ग जो है पंचम वर्ण कहलाता है। यानी कि वर्णमाला के जो 5, एक वर्णमाला में क्या होता है? 5 वर्ग होते हैं। पाँचों वर्गों का जो है अंतिम वर्ण जो है वो पंचम वर्ण कहलाता है और वो जो है अनुनासिक होता है। जैसे क ख ग घ ग, गा हो गया तो वो क्या है? वहाँ पर क्या है? वो अनुस्वार है, आपको याद रखना है। और उसी तरह से जो है जहाँ स्वररेखा के ऊपर मात्राएं आती हैं वह स्थान के अभाव के कारण अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगा दिया जाता है। जैसे जिस स्थान पर क्या होता है? अनुनासिक चिन्ह है उसके स्थान पर अनुस्वार लगा दिया जाता है। जैसे मैं, तो मैं में क्या है? वो ऐसे लिखेंगे तो अटपटा सा लगेगा, इसलिए हम वहाँ पर अनुस्वार लगा देते हैं, अनुनासिक नहीं लगाते। जैसे कहीं है, कहीं बोलेंगे तो कहीं में अनुनासिक आ रहा है लेकिन अनुस्वार लगा देंगे, हाँ अनुनासिक हम नहीं लगाएंगे। और उसी तरह से मैं और हैं, इसके रूप क्या बनेंगे? मैं और हैं। इस तरह से होता है, यानी कि अनुस्वार की जगह हम अनुनासिक की जगह हम जो है अनुस्वार प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं जो है अनुस्वार को भी लिखा जाता है। अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो हमेशा नासिका से होता है, आपको ये याद रखना है। और अनुस्वार जो है वर्णमाला का जो है अंतिम वर्ण होता है। जैसे कवर्ग में जो है गां है, चवर्ग में या है। इस तरह से आपको ये अनुस्वार आपको याद रखने हैं। और उसके बाद है कहीं कहीं अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्द ही बदल जाते हैं। जैसे हंस, हंस का मतलब होता है पक्षी। हंसना या होता है एक क्रिया। हंसना क्या है? एक क्रिया है, लेकिन हंस जो है, हंस में क्या है? अनुस्वार लगा है और हंसना में क्या है? अनुनासिक क्रिया है, अनुनासिक लगा हुआ है। तो हंसना में हाँ के ऊपर एक तो हम अनुस्वार लगाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा हंस, और दूसरे का जो है अनुनासिक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हंसना। तो वो क्रिया हो गई और ये एक शब्द हो गया, यानी कि आपको याद रखना है। फिर है अनुस्वार वाले शब्द। अब शब्द कौन कौन से, अनुनासिक वाले शब्द कौन कौन से, ये भी आपको याद रखना है।
इनके ऊपर जो है अनुस्वार लगा होता है, यानी बिंदी लगी होती है। जैसे बंद, अंग, अंश, अंकुर, अंदर, अंक, डंक, शंख, चंचल, पंख, सुंदर, दंगल, मंजन, जंगल, पलंग, बंदर, अंगूर, चंदन आदि। ये क्या है, इनके ऊपर हमें अनुस्वार लगा है, तो ये शब्द जो है वो अनुस्वार हो जाएंगे, अनुस्वार शब्द कहलाएंगे। इनके ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, चिन्ह लगा हुआ है। और अनुनासिक वाले शब्द कौन कौन से होंगे, इनके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ है, वो कौन कौन से होंगे? जैसे वाद, वांद है, वांद, फिर आँच है, फिर गाँव है, फिर कुआँ है, फिर मांग है, फिर महंगा है, फिर चांद है, फिर पाँच है, फिर कांच है, फिर दांत है। धुआं आदि जो है वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। फिर है चांद, पाँच, पाँच, कांच, दांत, धुआं आदि जो है वो अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक यानी कि ये अनुनासिक शब्द होते हैं, इनके ऊपर अनुनासिक की मात्रा लगी होती है, अनुनासिक की मात्रा लगी होती है। फिर है रा। रा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? रा है, फिर ये रा टंगा हुआ है, इसका क्रम बन जाएगा। रा में जो है अमर है, रा से क्या बनेगा? अमर बनेगा, रात बनेगा, अजगर बनेगा। फिर रा की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? क्रम बनेगा। फिर है आशीर्वाद, फिर है सर्व। सर्व में क्या है? रा जो है वो आ की मात्रा टंगी हुई है, लेकिन यहाँ पर बच्चों रे की मात्रा हमेशा नीचे होती है, रा की मात्रा ऊपर और शब्द के उसमें होती है। जैसे प्रेम में क्या है? रा की मात्रा है। क्रम में क्या है? क्र क्र क्रा है, क्रा के क्रम का होगा क्रम। अगर यहाँ क्री होता, रे की मात्रा होती तो कैसे हो जाता? क्रीम हो जाता है इसका मतलब। राष्ट्र में जो है ट्रा के ऊपर आ की मात्रा है, रा की मात्रा है, आपको ये भी याद रखना है। यार रा की क्या होती है बच्चों? मात्रा होती है, आपको ये भी याद रखना है। तो इस तरह से बच्चों ये हम कर रहे थे और हमने अभी ये किया है, और ये है कि इसका प्रयोग होता है। अब जो है रा यदि आ रहित है तो वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर जो है लग जाता है, उसकी मात्रा लग जाती है। यदि जो है रा है, यदि वो आ से रहित है, लेकिन उसमें आ नहीं है, तो क्या होगा? वो अपने वर्ण के ऊपर लगेगा। रा यदि पूरा है अर्थात उसमें आ मिला है, तो वह अपने वर्ण वाला वर्ण आधा अर्थात आ रहित है, तो वह इस तरह से लग जाएगा। जैसे मान लो कि आपको ये याद रखना है कि जैसे यदि रा है, अगर उसमें आ नहीं है, यानी कि आ से रहित है, यानी उसमें आ की मात्रा नहीं है, तो क्या होगा? वो अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा, अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा, अपने बड़ वाले ऊपर लगता है। जैसे रा यदि पूरा, और दूसरा क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? रा यदि पूरा, यानी उसमें स्वर है अर्थात उसमें आ मिला है तथा उससे पहले वाला वर्ण आधा अर्थात आ रहित है। अब आपको याद रखना है कि जैसे कोई वर्ण है तो वो आ से रहित है, यानी कि रा पूरा है लेकिन जो वर्ण है वो आ से रहित है। जैसे पा है, पा में क्या है? पा है, फिर क्या है? आधा पा है, फिर हमने लेके आए रा पूरा है, तो क्या हो जाएगा? वो प्रा हो जाएगा। फिर ए की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? प्रेम। अब आपको याद रखना है, प्रेम में क्या है? पा यानी कि आधा है, रा पूरा है, फिर क्या हो जाएगा? इसको पा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रा हो जाएगा, फिर ए लगा देंगे तो प्रेम हो जाएगा। उसी तरह से का है, का आधा है और रा, तो क्या हो जाएगा? क्रम। आपको याद रखना है इस तरह से। और यदि मान लो कि आ रहे थे, यानी उसमें स्वर नहीं है, तो कैसे बनेगा? जैसे सा है, सर्व है, सर्व में क्या है? सा हो गया, सा में आ की मात्रा है, फिर रा, आधा रा है, तो वो जो है दूसरे वाले व्यंजन पे जाके मिल जाता है, आपको ये भी याद रखना है। अब है राष्ट्र के टा में टा जमा रा है, यहाँ पर रा ऐसे ई चिन्ह आपको दिख रहा है, इस तरह से नहीं है, ये हलंत और रा का मिला हुआ रूप है। इसमें आ, हलंत और ये वाली चिन्ह, यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। जैसे राष्ट्र में क्या है कि रा आपको दिख रहा होगा, पर राष्ट्र है तो रा में आ मिलेगा, बड़ा वाला आ, फिर टा है, फिर रा है और आधा टा है, तो क्या होगा? राष्ट्र। तो राष्ट्र में क्या है? वो आधा रा मिल जाएगा, और आधा टा है और उसमें रा की मात्रा मिलेगी, यानी कि बिना स्वर वाला रा मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? राष्ट्र। उसमें आधा हलंत भी है और रा की मात्रा भी है, आपको ये भी याद रखना है। उसी तरह से वर्ण विच्छेद में क्या है? वर्ण के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे बालों की वर्णों को हम अलग अलग करके जब लिखते हैं तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कलश है, कलश में क्या है? का, आ, ला, आ, शा, आ, कलश बन गया। भक्ति में क्या है? भा, आ, का, ता, ई,
व्यक्ति नमस्ते में ना आ मा आ शा ता ए नमस्ते हो गया। विद्यालय में वा ई द या आ ला आ या आ यो है वो विद्यालय हो गया। अब है आओ दोहरा है। अब कुछ दोहरा भी लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी कि स्वरों का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजनों को बोलने में हर स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जब व्यंजनों को हम बोलते हैं तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णों को क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है। जैसे वर्णों को यदि हम क्रमबद्ध लिखेंगे तो वो वर्णमाला कहलाएगी। उसमें जो है कवर्ग, चवर्ग और जो है टवर्ग वगैरह ये इस तरह से होते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे वर्णों का कोई ना कोई जब अर्थ निकलता है, वर्णों को आपस में जब मिला देंगे तो कोई ना कोई अर्थ वाला शब्द, अर्थ जब निकले तो वो शब्द कहलाता है। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एक तो संयुक्त व्यंजन होता है और दूसरा संयुक्त अक्षर होता है। संयुक्त व्यंजन बच्चों पता है क्या होता है? संयुक्त व्यंजन जैसे कि जैसे मान लो कि त्रा है, त्रा में क्या है? ता और रा, ये दो बन गए तो क्या बनेगा? त्रा बन गया। और संयुक्त अक्षर में अलग, संयुक्त अक्षर अलग होते हैं, संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं। व्यंजन के ऊपर लेटी हुई रेखा सिरोरेखा कहलाती है, यानी कि उसके ऊपर लेटी हुई रेखा जो है वो सिरोरेखा कहलाती है। व्यंजन के साथ लगने वाली सीधी रेखा पाई कहलाती है। जो सीधी रेखा लगती है वो पाई कहलाती है। आ अनुस्वार कहलाता है, अ अनुनासिक कहलाता है, आ जो है वो विसर्ग कहलाता है, अंगह जो है वो विसर्ग कहलाता है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और शब्द के अलग अलग वर्णों को जब हम लिखेंगे वो वर्ण विच्छेद कहलाएगा। बच्चों, आज हमने वर्ण विचार इस पाठ को अच्छे से हमने किया है और बहुत ही मैंने समझाया है आपको और बहुत ही इसकी व्याख्या की है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और वीडियो अगर एंड तक आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।